ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में, जहां पे अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग। ये सारा आप लोगों को जो नाम देना है इसको दे दो यार। एंड यस, लेट द गेम बिगिन। सो आई होप आप लोगों को मेरा ऑडियो और वीडियो एकदम परफेक्टली आ रहा होगा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। माई सेल्फ CA CS संकल्प कांस्टिया, एंड आई एम इन टू टीचिंग दिस सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर मोर देन 1 डेकेड। जी हाँ, एक 10 साल के ऊपर हो गया है मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये मेरे डीएनए में, मेरे खून में बसा हुआ है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बस वही लेवल पे लेके जाऊंगा। एंड एक आइडिया दे दूं आपको। सो बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई हैव वर्कड विद कॉलेज वाइज। मैंने बॉम्बे में अपना कॉलेज कंप्लीट किया था फ्रॉम नरसिंह मोंजी कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ मुंबई। एंड देन सीए बनने के बाद मैंने ज्वाइन किया जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल सर्विसेज, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी। एंड वहां पे ही मैंने प्रैक्टिकली सीखा कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्लाई होता है। एंड फिर बाद में द पैशन ऑफ टीचिंग टुक मी ओवर। सो उधर मैंने काम किया अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 years। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। सो आई वाज लाइक यार चलो, बाकी सब चीजें साइड पे, एक पढ़ाने का जो एक पैशन है उसको पूरा करते हैं यार। कल उठ के अफसोस नहीं होना चाहिए कि जो चीज पसंद थी वो नहीं की। क्या बोलते हो, राइट? बस उसी एक वो गाना है ना, आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। बस यही एक फोकस के साथ मैंने स्टार्ट किया अपना टीचिंग जर्नी। एंड बस उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा। जस्ट लव टीचिंग। एंड आई एम श्योर आप लोग को भी अब मजा आएगा इस पूरी जर्नी में, ठीक है? तो दैट्स अबाउट मी। सो जेपी मॉर्गन में काम करने के बाद फिर मैंने कोचिंग चालू किया। जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया तब फेस टू फेस कोचिंग का था, तभी ऑनलाइन कोचिंग का ऐसा कुछ जमाना था ही नहीं। फिर धीरे 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 इनोवेशन केम, ऑनलाइन आ गए, यूट्यूब आ गया, एंड ऑब्वियसली देन फिर ट्रांजिशन होता गया। और अभी तो पूरा ऐसा है कि एक्सक्लूसिवली लाइव एट होम, या जिसको अपन लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग पे ही द होल सिस्टम इज। सो दैट्स अबाउट मी। एंड अब मैं आप लोगों की तरफ से एक बोलते हैं ना प्रॉमिस चाहता हूं। आप लोग प्लीज मुझे ये प्रॉमिस करना। मैं क्यों बोल रहा हूं ये प्रॉमिस करने को? बिकॉज बोलते हैं ना, एक मैनिफेस्टेशन है ये अपना। व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन? योर मैनिफेस्टेशन इज, आई एम गोइंग टू स्कोर 90+ मार्क्स इन CA इंटर कॉस्टिंग एग्जाम्स। ये तुम लोगों को मुझे व्हाट्सएप करना है ऑन माई नंबर 9819201473। बट साथ में अपना नेम और लोकेशन भी भेजना। बस ऐसे ही लिख दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन भेज रहा है? सो आपको खाली इतना साथ में लिखना है कि आपका नाम क्या है और आप कहां से हैं। ये चीज एक आप लोग मुझे खाली भेज देना, सो दैट ऑल ऑफ अस आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट यस। प्लस आप लोग का नाम एंड लोकेशन मेरे पास रहेगा, सो दैट कभी फ्यूचर में आप लोग डाउट पूछते हो तो मैं इमीडिएटली उस पर रिप्लाई कर दूंगा। बिकॉज आई नो that okay, these are my students and definitely I should reply to them on immediate basis। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी तुम लोगों को मैंने दे दिया है, तो उससे कभी भी फ्यूचर में तुम लोग को डाउट्स आता है तो वो भी तुम लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अब तुम हो सीए इंटरमीडिएट के नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे जो फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करके आए हैं। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक अटेम्प्ट दे देते हैं फिर बाद में ये लेक्चर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एकदम फ्रेश होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं थोड़ा उनको नहीं समझ में आता है देन दे लेक्चर लेते हैं। सो वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स। मैं आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊंगा एज इफ आप लोग एकदम बेसिक से कोई भी चीज को समझ रहे हैं। एंड आप लोग डाउट्स भी मुझे ऐसे ही पूछना एज इफ आप लोगों को एकदम कुछ भी नहीं आता है। एकदम मतलब बोलते हैं ना, खुली किताब, प्लेन कोरा कागज मुझे भरना है। मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि भाई आपको जब फाउंडेशन थे तब 4 पेपर थे, चारों एग्जाम को क्लियर करना था, बात खत्म। यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट में
अब आपके पास होते हैं दो ग्रुप। हो सकता है आपको ये चीज पता हो, बट फिर भी एज आई टोल्ड यू कुछ बेसिक चीजों का आइडिया देना ये मेरा फर्ज है, एंड दैट आई विल गिव यू फॉर श्योर। सो इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होता है ग्रुप 1 एंड द अदर इज कॉल्ड एज ग्रुप 2। ग्रुप 1 में एज यू वुड नो 3 एग्जाम्स होते हैं। एक होता है एडवांस अकाउंट्स, दूसरा होता है लॉ, एंड तीसरा होता है टैक्स, जिसके अंदर मेरा डीटी प्लस आईडीटी आ जाता है। ठीक है, आई नो हो सकता है आपने ग्रुप 1 दिया और फिर आप क्लास ले रहे हो तो आप बोलोगे सर ये तो इतना सा तो हमको भी पता है। कोई बात नहीं, वापस से सुन लो। हो सकता है हमारे कुछ भाई बहन हो जिनको ये आइडिया ही ना हो। सो लेट्स हेल्प देम आल्सो गाइस, राइट? ओके, ग्रुप 2 में आ जाता है अपना पेपर 4 एंड दैट इज कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। देन कम्स योर ऑडिट एंड देन 50-50 मार्क्स का आ जाता है एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑलराइट गाइस, अब अपना जो पासिंग है उसका क्या सीन है? तो ये पहले तो अपने को पूरा सब्जेक्ट का आइडिया आ गया भाई, सीए इंटरमीडिएट में अपने को ये सारी चीजें पढ़नी है। अब अपना जो पासिंग क्राइटेरिया है, ग्रुप 1 दे रहे हो आप, हो सकता है कोई लोग खाली ग्रुप 2 दे रहे हैं, हो सकता है कोई लोग दोनों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो आपका पासिंग क्राइटेरिया है 40 इन ईच सब्जेक्ट। एम आई राइट? तो एक एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 तो चाहिए। दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, अगर एक सब्जेक्ट में भी 40 के नीचे आया ना, तब तक आप इंटरमीडिएट पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ हो सकता है किसी में एग्जाम्शन आ जाए, किसी में ज्यादा मार्क्स आ जाए तो एक ही पेपर देना पड़ेगा, वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस करूंगा। बट भाई कुछ भी हो जाए, हर सब्जेक्ट में यार 40 तो लाना ही लाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा है 50 इन एग्रीगेट, 50 इन एग्रीगेट। सो टोटल मिला के फिर 50 मार्क्स होना चाहिए। आओ अब देखते हैं हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस। तो देखो 50 का एग्रीगेट मिनिमम 40। आप मुझे बताओ, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, सिचुएशन देता हूं, मुझे बताओ क्या सीन है। समझो अकाउंट्स में मेरे को 45 आया, समझो लॉ में मुझे 55 आया। चलो मैं एक काम करता हूं, इसको अगले पेज पे बना दूं, है ना? मुझे खाली एक बेसिक हेल्प बता देना। अकाउंट्स, ठीक है, लॉ, टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट, एफएम, ऐसे मुझे बताओ। समझो अकाउंट्स में मेरे को 45 आया, लॉ में मेरे को 55 आया, एंड टैक्स में मेरे को 35 आया। ठीक है, तो मेरे को बताओ ग्रुप 1 का मेरा टोटल कितना हुआ? ग्रुप 1 का मेरा टोटल कितना हुआ? बताओ बताओ, बोलो बोलो, चल चल। कहना से ग्रुप 1 का टोटल हुआ सर 90, 100, 135। आप मेरे को बताओ कि आप ग्रुप 1 में पास हो क्या? तो ये दो क्राइटेरिया देखने का। 40 नीच सब्जेक्ट है क्या? द आंसर इज नो। आपको टैक्स में 40 नहीं है, तो यहां पे हो गए आप फेल। तो पूरा ग्रुप तो पास नहीं हुए हो, नहीं हुए हो। ओ ओ, क्या आप अब अकाउंट्स और लॉ भी आपको वापस देना पड़ेगा क्या? द आंसर इज यस, बिकॉज अब यू विल बी कंसिडर्ड एज अनसक्सेसफुल। फेल वर्ड नहीं लिखते अपन, यूज करते हैं वर्ड अनसक्सेसफुल। सो वैसा है। समझो यही टाइम पे आप लोग ने ग्रुप 2 भी दिया। ग्रुप 2 में आया 58, 57, 38, टोटल हो गया 153। आप मेरे को बताओ पास हो क्या? आप बोलोगे नहीं सर, यहां पे भी अपन लोग पास नहीं हो पाए, तो अपन एग्रीगेट ही सर नहीं कर पाए। सॉरी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी पास नहीं हो पाए और शायद एग्रीगेट भी नहीं हुआ। यहां पे एटलीस्ट मेरा एग्रीगेट हुआ है। तुम लोग नोट करो, एग्रीगेट मतलब 50 इन एग्रीगेट, मतलब एवरेज, इसको बोलेंगे एवरेज। एवरेज एटलीस्ट मेरा 50 है क्या? तीनों सब्जेक्ट मिला के 50 इंटू 3 150 होता है, 153 है। तो हाँ, मेरा तीनों सब्जेक्ट मिला के एग्रीगेट 50 मार्क्स है, तो उसका टेंशन नहीं है। बट यहां पे अगर मैं देखता हूं तो इंडिविजुअल लेवल पे एफएमएसएम में मैं फेल हो चुका हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सेकेंड सिचुएशन लेते हैं, ये थोड़ी अपना रियल वो है। अब सेकेंड सिचुएशन, हाँ, समझो एडवांस अकाउंट्स में आया 55, लॉ में आया 55, टैक्स में आया 50, ग्रुप 2 में आया 48, 32 एंड 56। बोलो टोटल कितना होता है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल होता है 160, यहाँ पे टोटल होता है 160 एंड यहाँ पे टोटल होता है 136। बताइए कौन सा पास, कौन सा फेल? कैन आई से ग्रुप 1 पास? क्योंकि सब में 40 है, 40 के ऊपर है, यस।
एग्रीगेट मतलब टोटल 150 के ऊपर है, यस, तो फिर आप हो जाते हैं पास। बहुत बहुत बधाई हो। एंड ये वाले सिचुएशन में आपको एक में 32 के कम है, तो आप हो जाते हैं FAIL फेल, आपको वापस से देना पड़ेगा। ओ यस, समझे। और एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, और एक सिचुएशन लेते हैं ग्रुप वन। मेरे को एक बात बताओ, वैसे तुम लोगों को ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो पता है क्या? आई एम श्योर पता ही होगी, बट सर फिर भी क्यों बता रहे हो? मैंने बोला ना, थोड़ा कुछ चीजें हैं यार जो मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए। 55 एंड से ले लो टैक्स में 55। अब ये तो एकदम इजी हो गया, ये मेरा टोटल हो गया 165। अब आपने साथ में ग्रुप टू भी दिया था, आपको ग्रुप टू के कॉस्ट में आया 48, आपको ऑडिट में से आया 40, हश जस्ट बच गए, एंड आपको FMSM में आया 56। अब इसका टोटल कितना हो रहा है? 48 प्लस 40 प्लस 56, एंड दिस वर्क्स आउट टू 144। तो अब अगर आप लोग नोट करोगे तो ये एग्रीगेट हो गया है, यस, इसमें 40 वाला भी क्राइटेरिया हो गया। ये अगर आप लोग देखोगे तो इंडिविजुअली ग्रुप वाइज पे एग्रीगेट नहीं हुआ है, बट 40 वाला हो गया है। बट अगर आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सेट ऑफ, मतलब आपका टोटल ऐड हो जाएगा। सो ये है 165 प्लस 144, टोटल हो जाता है 309। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका ये 309 आया है, देन इन दैट केस 6 सब्जेक्ट का 50 मार्क्स अगर अपन लेते हैं तो कितना होना चाहिए? 30 मार्क्स होना चाहिए, अपने 300 होना चाहिए, अपने को 309 है। इसको बोलते हैं पास इन सेट ऑफ, मतलब पास हो गए बेसिकली। सेट ऑफ पे हो या किससे भी हो, अपने को तो पास होने से मतलब है ना। यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि ग्रुप वन ग्रुप टू देने का फायदा ये एक आपको मिल जाता है। अगेन जस्ट एक आइडिया देते जा रहा हूं मैं आप लोगों को। एक लास्ट और एक मेरे को एक सिचुएशन बता देने दो, एंड देन फिर मैं फाइनली CMA की तरफ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ आगे अपना रुख ले जाऊंगा। यहां पे भी है ग्रुप वन, यहां पे भी है ग्रुप टू। इधर है एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्स। ऐसा सोचो, इसमें है 55 और 55, तो टेंशन ही नहीं है, ये तो 165 कुछ भी हो जाए, ये ग्रुप तो मैं पास ही हो गया हूं। समझो साथ में आप लोग ने दिया दूसरा ग्रुप, इसका टोटल 65 आया, ऑडिट में है 35, FMSM में है 45, टोटल अगर करते हो तो आता है आपका 70, 130, 145, ये टोटल आ जाता है आपका 145, टोटल 310। अब आइडियली आप लोग देखोगे तो 310 मतलब मोर देन 300, तो पास हो जाना चाहिए। बट अगर आपका एक सब्जेक्ट में भी 40 के नीचे है ना, तो आप दोनों ग्रुप पास नहीं हो। तो ये वाला ग्रुप आप पास नहीं हो, क्योंकि अभी ये वाला ऑडिट तो आपको वापस देना पड़ेगा। बट आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, इस सिचुएशन में आप देखो क्या होगा। ग्रुप वन आप लोग पूरा पास हो, ग्रुप टू में ऑब्वियसली आपको ऑडिट और FMSM देना पड़ेगा, बट कॉस्टिंग में आपको एग्जेम्पशन है। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो कॉस्टिंग में यू आर एग्जेम्प्ट। समझ में आया? ऑडिट और FMSM आपको रीअपियर करना पड़ेगा। ऑडिट, FMSM, करेक्ट, ये आपको रीअपियर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक बेसिक जो होता है, जो है वो है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो अब वी नो दैट कुछ भी हो जाए, मिनिमम अपने को 50 मार्क्स का एक एग्रीगेट लाना है, 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी वी विल बी एबल टू क्लियर। बट अपने तो फर्स्ट सेशन में ही अपन लोग ने तो फर्स्ट पार्ट में ही लिख दिया, सर कुछ भी हो जाए 90 प्लस मार्क्स लाके दिखाएंगे, एंड दैट्स व्हाट वी विल डू, एंड यू आर राइट। ये अगर अपन लोग ने कर दिया तो मजा आ जाएगा, तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं? चलो अब आ जाते हैं अपन लोग फाइनली अपने पेपर के ऊपर, और पेपर का नाम मैं तो बोलता हूं इसको कॉस्टिंग, बाकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं कुछ लोग, CMA कुछ लोग बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज। अब मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको मैं देने वाला हूं 2 बुक। एक मेरी बुक है ऑप्टिमाइज्ड, और दूसरी मेरी बुक है मैजिक बुक। ये दोनों बुक आप लोगों को मिलने वाली है, एंड वंस यू स्टडी फ्रॉम दिस बुक,
थ्रू। इसके बाद आपको एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली ये बुक को बराबर से पढ़ के जाओ। ये जो आपका सपना है ना 90+ मार्क्स इन सीए इंटर कॉस्टिंग, यस ये सपना आपका पूरा होगा, फॉर श्योर पूरा होगा। सो आओ देखते हैं क्या सिचुएशन है। सो कॉस्टिंग अपने को पढ़ना है ऑप्टिमाइज्ड बुक से। तो यहां पे देखो क्या क्या आता है, ये अपन लोग पढ़ने वाले हैं इस बुक में। बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होगी, एक आपका आईसीएआई का मॉड्यूल, आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो ICAI.org है, उसके ऊपर जो मॉड्यूल है वो सारा का सारा कवर होगा। फिर RTP विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवीजन टेस्ट पेपर। सर ये क्या होता है, तो सुनो, आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम के पहले सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, ये लोग कुछ एक पेपर निकालते हैं जिसको बोलते हैं आरटीपी। इस आरटीपी में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अपनी बुक में बाय डिफॉल्ट कवर्ड है जी हाँ। फिर बाद में आ जाता है MTP, इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर, इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर। फिर बाद में आ जाता है पास्ट पेपर्स, और फिर बाद में आ जाता है आपका ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल, उसमें से भी मैंने कुछ सम्स लिए हुए हैं। सो इन शॉर्ट क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को ये, अगर अपन लोग ने इतना प्रॉपरली कर लिया देन इन दैट केस हो गया। ये ऑप्टिमाइज्ड इज योर डिटेल्ड बुक एंड मैजिक बुक आपके एग्जाम के लिए एक समरी बुक मैंने बना के दे दी है, ताकि एग्जाम के दिन भी आप लोगों को क्या करना है ना वो पहले से ही आपको पता रहे। तो ये सब सिस्टमैटिकली मैंने एक एक चीज इंक्लूड कर लिया है, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, थ्योरी, जो भी चीज है वो सारी चीजें इधर इंक्लूडेड है। मैजिक बुक जो मेरी समरी बुक है उसको भी मैंने एकदम अच्छी तरह से प्रॉपरली समराइज कर लिया है। सो नाउ यू नो दैट ओके, ये सारी चीज अगर मैंने प्रॉपरली मैनेज कर ली एंड देन आई एम फिट फॉर गिविंग द एग्जामिनेशंस इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। ठीक है, ये बुक के अंदर क्या क्या होगा जैसे जैसे अपन लोग करते जाएंगे, वी विल कीप ऑन वॉचिंग एंड डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट, राइट। अच्छा, अब क्या क्या है इस बुक में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको एक मोटिवेशन कोट मिलेगा, थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा, एक स्टडी मेंटोर मिलेगा आपको यहाँ पे। ये स्टडी मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। स्टडी मेंटोर मतलब क्या होता है, ये अपना जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एंड आंसर होते जाएगा, आपको खुद से, ये देखो ये आपको सेल्फली करना है, आपको खुद से ये चीजों को टिक करते जाना है। जैसे जैसे आपका सारा काम, जैसे जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन 3 हो गया क्लास में, तो आप यहाँ पे टिक कर देना। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 हो गया, आप लोग यहाँ पे टिक कर देना। हो गया तो आपको भी बता रहेगा कि भाई चलो ये सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो गई है, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको जब आप रिवाइज करोगे तो वापस से एक टिक कर देना, वापस से जब आप रिवाइज करोगे वापस से एक टिक कर देना। जितना ज्यादा टिक्स उतना आपका बेटर पढ़ के हुआ रहेगा, उतना ज्यादा बार पढ़ के हुआ रहेगा, एंड दैट्स व्हाट इवेंचुअली यू वांट। एम आई राइट? सो दैट इज योर स्टडी मेंटोर। प्लस हम लोग ने इतने सारे सब प्रीव्यूज डाला है, ठीक है। तो ये देखो हर एक चैप्टर के पहले एक प्रीव्यू होगा जिससे आपको पूरा एक आइडिया आ जाएगा चैप्टर का क्या है। एंड देन फिर द थ्योरी इज देयर, फॉर्मूलाज है, कॉन्सेप्ट्स है, ये देखो कॉन्सेप्ट्स है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जहां जहां पे जरूरत है हम लोग ने पिक्टोरली यूज किया है। फॉर्मूला शीट्स है, ये देखो ये पूरा एक फॉर्मूला शीट है काइंड ऑफ कॉस्ट शीट का, राइट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स है फिर बाद में। सो एवरीथिंग इज देयर। फिर समरी भी दिया हुआ है। सो एंड में, चैप्टर के एंड में अगर आप लोग नोट करोगे तो ये देखो क्या दिख रहा है आपको, करेक्ट, चैप्टर समरी। तो चैप्टर समरी भी है। एवरीथिंग एज इज अ पार्ट ऑफ दिस बुक, कुछ आपको और अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये मेनली कहने का मतलब है। बिकॉज क्या होता है पता है क्या, एट इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल स्टूडेंट्स थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, 10 लोगों से मिलता है, 10 चीजें सुनता है, तो उसको लगता है अरे मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। स्टिक टू वन थिंग एंड डू इट एकदम परफेक्टली, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टिक टू वन थिंग, बस ये करना है मुझे, ये एकदम परफेक्टली करना है, खत्म, टेंशन ही नहीं फिर बाद में आपको लाइफ में, राइट। सो इसके लिए मैं आपको खाली ये क्यों बता रहा हूं, सो दैट आप कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपको पता है दैट यस यार, मेरा जो ऑप्टिमाइज्ड बुक है वो अगर मैंने कर लिया तो उसके बाद मेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू शुड हैव इन द बुक। और इसके लिए मैं ये सब चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, मतलब ये बुक में आपको सब मिलेगा। मोटिवेशन चाहिए, इसकी भी जरूरत लगेगी आपको, ये लो ये भी मिलेगा। एक ट्रेंड चाहिए, कौन सा एग्जाम में क्या आया है, मिलेगा।
स्टडी मेंटर जैसे मैंने आपको बताया, जो आपको बताएगा कि भाई ओवरऑल सब्जेक्ट में, देखो स्टडी मेंटर से ये भी पता चलता है अपने को कि भाई ओवरऑल ये जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या अपना पोर्शन है, ये भी अपने को एक ओवरव्यू आ जाता है। बिकॉज क्या होता है पता है, एक चैप्टर कर रहे हो अपन, एंड तक करते गए फिर बाद में भूल जाता है ये चैप्टर में क्या क्या था। तो यहाँ पे एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, हाँ हाँ हाँ, ये चैप्टर में प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वाली सारी चीजें थी, समझे वैसा। तो स्टडी मेंटर है। फिर बाद में मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे प्रीव्यू, ठीक है। फिर सारा का सारा थ्योरी है, फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स है, सारी चीजें है यहाँ पे। ओके, फिर बाद में समरी है, सब 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 आपका यहाँ पे इंक्लूडेड है। ऑलराइट गाइस, ओके। एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तो प्लस अपन लोग जैसे जैसे मैं तुम लोग को पढ़ाते जाऊंगा क्लास में इंक्लूड करते जाऊंगा, एंड वो भी अपना एकदम आराम से स्मूथली हो जाएगा। गॉट इट, डन। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सर मैजिक बुक के बारे में बताओ ना। देखो मैजिक बुक यही सब का एक समराइज वर्जन है जो एग्जाम के लिए काम का है। मैजिक बुक क्या है, एक बेसिकली समरी वर्जन है आपके ऑप्टिमाइज्ड का। ये मेनली अपन लोग कब यूज करेंगे, एग्जाम के 1.5 डेज के लिए, क्योंकि तब पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज पढ़ना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होगा। यही मैजिक बुक का आप लोगों को मैं रिवीजन वीडियोस भी दूंगा यूट्यूब के ऊपर। जी हाँ, सो रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएगा आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर। सो यू आर देन रेस्ट एश्योर्ड कि चलो भाई अब अपन सिक्योर्ड है अपनी तरफ से कि भाई पूरा बुक भी बराबर से कर लिया, इसी बुक के बेसिस पे समरी बनाए, और इसी बेसिस के बुक पे सर का रिवीजन वीडियोस आएगा। 2-3 बार रिवीजन वीडियो सुन लोगे, आपको पूरा चैप्टर जिंदगी भर याद रहेगा, फिर आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी तुम लोग को मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, फिर भी वापस यहाँ पे लिख देता हूँ। कभी लाइफ में आपको डाउट आए या कुछ भी पूछना हो, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद 9819201473। ओके गाइस, डन। अब आ जाते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। अब तक तो मैंने खाली ओवरव्यू दिया, स्टार्टिंग 15-20 मिनट थोड़ा मेरे बारे में बताया, थोड़ा बुक के बारे में बताया जिसको आप लोग इतना यूज करने वाले। देखो बुक के बारे में इसलिए बताया बिकॉज बुक इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। देखो भाई मैं तो आज पढ़ा के चले जाऊंगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत मेरा रिवीजन वीडियोस भी सुन लोगे, बट इवेंचुअली जो मैं पढ़ाया है वो खुद से प्रैक्टिस तो आपको ही करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक है वो उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके ऊपर एक लगना चाहिए हाँ यार ये बुक से पढ़ने में मजा आएगा। दैट्स वेयर आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन आइडिया अबाउट द सेम। अब आइडिया ले लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों के सब्जेक्ट का। जी हाँ, तो ये सब्जेक्ट को इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज मॉड्यूल 1 एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज मॉड्यूल 2। इंस्टीट्यूट ही नहीं, मैं आपको बता दूं मैंने भी अपना सिलेबस इस हिसाब से ही डिवाइड किया है। तो आप लोगों के पास 2 बुक आएगी, पार्ट 1 जिसको वॉल्यूम 1 बोल सकते हैं, पार्ट 2 विच इज योर मॉड्यूल 2 वॉल्यूम 2। मॉड्यूल 1 में जो आईसीएआई के मॉड्यूल 1 में क्वेश्चंस है ना, आई मीन चैप्टर्स है ना, वही मेरे 1 में है, तो आपको एकदम मैच टू मैच हो जाएगा। जो इंस्टीट्यूट के में वॉल्यूम 2 में है ना, वही मेरे में वॉल्यूम 2 में है। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। सो यहां पे देखो पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। फिर सेकेंड चैप्टर है आपका मटीरियल कॉस्टिंग। थर्ड चैप्टर, खाली अभी आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं मैं चैप्टर्स का, फिर अपन लोग तो ऑब्वियसली एक एक चैप्टर को करने ही वाले। सो दैट इज वेयर वी विल गेट ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल चैप्टर्स। फिर आ जाता है लेबर कॉस्टिंग, फिर है ओवरहेड्स कॉस्टिंग, फिर बाद में आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसको प्यार से एबीसी कहते हैं, फिर बाद में आता है कॉस्ट शीट, एंड लास्ट में आता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, राइट। एंड देन वी हैव मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में क्या क्या है, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, सेकेंड जॉब कॉस्टिंग, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। ओके,
Okay, then you have service costing, standard, मार्जिनल एंड बजटरी. अब इसमें से हो सकता है आपको एक वर्ड भी नहीं समझाओ, बट एटलीस्ट एक आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं. सो इट इज अ टोटल ऑफ 15 चैप्टर्स गाइस. एग्जॉस्टिव है, मजा आएगा पढ़ने में. काफी लेंदी है पोर्शन, बट इट्स ओके. अपन लोग इसको इस तरह से मैनेज करेंगे कि कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा. डोंट वरी. ठीक है. यस. चलो डन. सो ये आप लोग एक बार लिखना चाहोगे? मेरे हिसाब से लिख लो, नहीं भी लिखा तो चलेगा. वॉल्यूम 1 का इंडेक्स खोलोगे, वॉल्यूम 2 का इंडेक्स खोलोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी. राइट. अब आ जाता हूं मैं तुम लोगों को बताने के लिए दैट व्हाट इज गोइंग टू बी माय टीचिंग स्टाइल. मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होने वाला है वो अब मैं आपको बताऊंगा, जिसको मैं बोलता हूं माय टीचिंग स्टाइल. My teaching style is going to be a combination of three things. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, कनेक्ट करूंगा कोई भी कॉन्सेप्ट को. तो सीधा समझो, मेरे को कोई कॉन्सेप्ट समझाना है तो मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा. वो एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट करवाऊंगा कि अच्छा ये चीज हो रही है आपके एग्जाम्पल में, और फिर आप लोग खुद डिराइव कर पाओगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. अच्छा ये एग्जाम्पल से कनेक्ट होता हुआ ये कॉन्सेप्ट था, एंड देन फिर बाद में इसी को कनेक्ट करवाएंगे एंड वी विल ट्राई टू डिराइव फॉर्मूलाज. और एक बार ये हो गया, फिर बाद में अपने को करने हैं बहुत सारे, ढेर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स. बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स इज व्हाट वी हैव टू डू. क्या बोलते हैं पब्लिक? डन. सो दिस इज गोइंग टू बी माय टीचिंग स्टाइल, है ना. क्या एग्जाम्पल से मैं कनेक्ट करूंगा आपको, उस एग्जाम्पल के बलबूते पे कॉन्सेप्ट समझेगा आपको, फिर अपन डिराइव करेंगे कुछ फॉर्मूलाज, एंड देन फिर मेनी 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द बुक दैट यू हैव. यस, ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज में से फिर सारी चीजें आप लोगों को मैं करवाऊंगा. ओके. अब एग्जाम लिखना है अपने को, तो एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होगा सर, तो ये भी आप लोगों को लिखना जरूरी है. देखो ये सब चीजें फर्स्ट डे पे बता दे तो बेटर रहता है, सो दैट यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है. कई बार स्टूडेंट को वही नहीं बताते, सीधा चालू कि हाँ चलो कॉस्ट शीट से चालू, ऐसा नहीं. पेपर पैटर्न पता होना चाहिए. सो पेपर पैटर्न इज इन ऑल गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स. इस 100 मार्क्स में दो बाइफर्केशन है, एक है MCQ और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव. MCQ and descriptive. MCQ is going to be of 30 marks, very important. And descriptive, तो descriptive है, this is going to be of 70 marks. ठीक है. ये जो MCQ है ना, ये बेसिकली केस बेस्ड सिनारियो है. केस बेस्ड सिनारियोस दिया जाएगा आपको. तो बेसिकली है क्या, पता है क्या, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे ना, उसी के ऊपर एक MCQ बन जाएगा, केस बेस्ड सिनारियो, राइट. ऑफ, एंड देयर विल बी क्वेश्चंस ऑफ 1 to 2 मार्क्स. क्वेश्चंस ऑफ 1 to 2 मार्क्स. ज्यादा मार्क्स का भी हो सकता है, बट यूजुअली 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. बचता है क्या मेरा ये 70 मार्क्स. इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना. इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी ऑफ 14 मार्क्स, एंड जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 to 6 है, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा. देखो मैं दिखाता हूं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी 14 मार्क्स का, और फिर क्वेश्चन 2 to 6 में से, क्वेश्चन 2 to क्वेश्चन 6 में से आपको करना है एनी 4
2, 3, 4, 5, 6 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको करना होगा एनी 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 मार्क्स इंटू 4, ये हो गया आपका 56 मार्क्स। समझे क्या तुम लोग? सो ये मेरा 56 मार्क्स, यहां पे ये 14 मार्क्स एंड यहां पे ये 30 मार्क्स। इस तरह से मेरा पूरा का पूरा पेपर पैटर्न सेटअप हो जाएगा। अच्छा एवरीबॉडी, बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, सो ये आपका पेपर पैटर्न है, मेरे हिसाब से आप लोगों को लिख लेना चाहिए, बेटर रहेगा। ये लिख लो एक बार, है ना? तो अभी अपने को एक आइडिया आ गया दैट व्हाट इज आवर पोर्शन। सो सुनो ना, पोर्शन आई मीन पेपर पैटर्न क्या है, ये अपने को समझ में आ रहा है? यस। तो इस हिसाब से अपना पेपर पैटर्न कंप्लीट होगा। एमसीक्यू भी, डिस्क्रिप्टिव भी। एमसीक्यू 30 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स। एमसीक्यू केस बेस्ड सिनेरियो 1-2 मार्क का आएगा, ये 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, तो कोई भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया तो। एंड बाकी का 2 to 6 में से आपको करना है अटेम्प्ट एनी 4। टीचिंग स्टाइल अपना डिस्कस हो गया बॉस, क्या पोर्शन है लिख लिया अपन लोग ने, समझ लिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ रहा है। कौन सी बुक्स मिलने वाली है, बुक्स के अंदर कंटेंट क्या होने वाला है, ये सारा चीज आप लोगों को मैंने बता दिया है। मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल, इन जनरल ये आप लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम्स कैसे क्लियर करोगे वो भी मैंने बता दिया है। बस अब ये जर्नी स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, विद एन इंटेंशन टू स्कोर 90+ मार्क्स फॉर श्योर इन द एग्जामिनेशन। क्या बोलता है पब्लिक? चलो आओ, लेट्स स्टार्ट। चलो आओ, लेट्स स्टार्ट। सो 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 मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे, हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे चैप्टर से। पहला चैप्टर विच इज गोइंग टू बी कॉस्ट शीट, अ वेरी फेवरेट चैप्टर ऑफ आईसी है। हर अटेम्प्ट में 10 मार्क के लिए पूछना ही पूछना इंस्टीट्यूट को बाय डिफॉल्ट। जी हाँ, समझ रहे हो, मतलब पूछना ही है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, 2-3 चीज याद रखना। देखो अपने को है ना रेगुलरली कम्युनिकेशन रखना है। ऐसा नहीं होगा कि मैं बस आऊंगा पढ़ाऊंगा, आप ऐसे ऐसे करके चले जाओगे, नहीं। आपको डाउट आ रहा है आप पूछो, आपको कुछ बात करना है आप बात कर सकते हो। आपको बाद में आफ्टर क्लास, अभी होता है ना कभी कभी क्लास में समझ जाता है, बाद में क्लिक होता है ला ये तो नहीं समझा, तो वो अगर कोई डाउट आया वो तुम लोग डिस्कस कर सकते हो। दैट्स हाउ इट शुड बी, है ना? कुछ कुछ बीच बीच में मैं होमवर्क देते रहूंगा, एंड प्लीज एंश्योर करना कि आप लोग होमवर्क टाइम टू टाइम प्रॉपरली कर, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलो, सो अब आ रहे अपन लोग अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। एज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल इट इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 6, एंड दैट बेसिकली इज गोइंग टू बी कॉस्ट शीट चैप्टर नंबर 6। लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट शीट। चलो, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मैं स्टार्ट करूंगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, तो मेरा ये सबसे पहला एग्जाम्पल आ रहा है आपके स्क्रीन पर। ऐसा सोचो कि मिस्टर संकल्प, जिसके आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, वो है 18 साल के। जी हाँ, आपकी एज के है मिस्टर संकल्प। अब आप मुझे बताओ, 18 साल की उम्र में कोई कमाता है क्या? ऑब्वियसली नॉट सर, अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कमाएंगे कहां से? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। बट सर हम लोग को भी तो 18 साल की उम्र में भी अपने को कई बार कॉलेज जाना है, क्लास जाना है, या फिर से फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड को मिलने जाना है, कभी बाहर घूमने चले गए, कभी पार्टी करने चले गए, कभी बुक्स खरीदने हैं, कभी कपड़े खरीदने हैं। सर इतनी सारी चीजें, वो सब के लिए पैसा कहां से आएगा? तो आपकी एज में यूजुअली आपको मिलता है पॉकेट मनी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल एग्जैक्टली मिस्टर संकल्प के साथ। अब ऐसा सोचो कि मिस्टर संकल्प 18 साल के हैं। सर आप दिखते तो वैसे उतने ही साल के हो, नहीं? तो मिस्टर संकल्प 18 साल के हैं, एंड मिस्टर संकल्प को अब मिलने वाला है क्या? पॉकेट मनी। मुझे बताओ कितना पॉकेट मनी दिलवाओगे यार मेरे को, कितना पॉकेट मनी दिलवाओगे?
ठीक है। एवरी मंथ के स्टार्ट में फर्स्ट डे ऑफ द मंथ मेरे पेरेंट्स मुझे पॉकेट मनी दे देते हैं। 1500 रुपया का करो ना, कुछ 1500 रुपए तक का पॉकेट मनी दिलवाओ ना, क्योंकि 1500 रुपए में मुझे लगता है कि यार मेरा काम हो जाएगा महीने का। क्या बोलते हो, चलेगा? तुम्हारा परमिशन है? सो से फॉर 1 जैन, ऐसा अज्यूम करते हैं आज 1 जैन है, 1 जैन को मेरे पेरेंट्स आए, मॉर्निंग में उठे और बोला कि ये ले बेटा तेरा ये 1 महीने का पॉकेट मनी। सो ₹1500 पर मंथ का हमारा पॉकेट मनी डिसाइड हुआ है। 1500 पर मंथ का हमारा पॉकेट मनी डिसाइड हुआ है। ठीक है। अब एवरी मंथ मेरे को ये महीने का एक पॉकेट मनी मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल 1 फेब है तो 1 फेब को भी 1500 पर मंथ मिल जाएगा मेरे को। से उसके बाद फर्स्ट मार्च आया तो 1 मार्च को वापस से 1500 रुपया पर मंथ मिल जाएगा। सर समझो 1500 आपको मिला और आपने खर्चा किया 1200 रुपीज ओनली, तो 300 रुपीज का क्या होगा? 300 रुपीज इज माई प्रॉफिट। उतना काइंड ऑफ बोल सकता हूं कि मैंने मेरा सेविंग्स किया है, फ्यूचर में हो सकता है ना काम आए। 1 फेब फेब्रुवरी का महीना वैलेंटाइन डे होता है, हो सकता है कि 1500 का तो खर्चा हो जाए, वो जो 300 रुपया बचाया था जनवरी में वो भी मेरा यूज होना चालू हो जाए, तो ऐसा एडजस्टमेंट होते रहेगा। एंड 1500 रुपीज पर मंथ का मेरे को मेरा पॉकेट मनी मिल जाएगा। ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है कि ये पॉकेट मनी मेरे को क्यों मिल रहा है? सीधी सी बात है, मेरे को मेरे खर्चे करने के लिए मिल रहा है। सो मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बोला तेरे को है ना हम लोग मंथली पॉकेट मनी तो दे रहे हैं, अब तू हमारे को थोड़ा बता तो जरा कि तेरा कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है। भाई हम लोग ने तेरे को पॉकेट मनी दिया, तू हमारे को बता क्या क्या तेरा खर्चा हुआ है। तो क्या हुआ पता है क्या? जनवरी में उन्होंने मुझे पॉकेट मनी दिया, जनवरी का मेरा ठीक है ना थोड़ा बहुत यूज हो गया, थोड़ा बहुत मेरा सेविंग्स था गया। फिर फेब्रुवरी का भी उन्होंने मुझे पॉकेट मनी दिया और बोला फेब्रुवरी में भी तेरा मतलब फेब्रुवरी में भी मेरा खर्चा ऑल ऑफ दैट हो गया। उन्होंने बोला कि यार क्या चल रहा है, इसको पूछे तो सही। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया और बोला कि हम लोग को जरा बता तो जनवरी में फरवरी में तेरे को हम लोग ने जो 1500 रुपीज का पॉकेट मनी दिया है उसका तूने क्या किया रे, जरा हम लोग को बता तो। बोला हाँ हाँ बताता हूँ ना, मेरे पास सारा हिसाब है। तो मम्मी मम्मी पापा पापा मैं आपको फरवरी का बताना चालू करता हूँ। तो मैंने उनको बताना चालू किया कि मैं 1 फेब को गया, मेरा 100 रुपए का खर्चा हुआ। उन्होंने पूछा किस चीज में खर्चा हुआ? उन्होंने बोला मैंने बोला मेरा ट्रैवलिंग हुआ, मेरा मेरा मैंने थोड़ा कुछ खाना खाया तो ये हुआ, प्लस मेरा इधर उधर का भी और थोड़ा खर्चा हो गया। बोला अच्छा अच्छा अच्छी बात है। फिर 2 फेब को क्या हुआ? बोला अरे मेरे को याद नहीं आ रहा है, 2 फेब को मैंने कहीं पे लिख के रखा था। हाँ मेरा है ना 200 रुपए का खर्चा हुआ। अच्छा कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ? मम्मी हाँ पापा याद नहीं आ रहा है कहाँ पे खर्चा हुआ। अच्छा फिर 3 फेब को पापा 3 फेब को तो संडे था तो मैं घर पे ही था तो कुछ खर्चा नहीं हुआ। अच्छा 4 फेब को पापा 4 फेब को अप्रोक्सीमेटली 150 का खर्चा हुआ। अच्छा वेरी गुड सर। पापा 5 फेब को पापा अभी तो भूल गया, इतना याद नहीं है मेरे को, तो फर्स्ट 2-3 दिन का याद है। मैंने पॉकेट मनी लिया बट मैं वो पॉकेट मनी को प्रॉपरली रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, कहीं पे मेंटेन ही नहीं कर रहा था कि मेरे को ये पॉकेट मनी जो मिल रहा है उसको मैं खर्चा कहाँ पे कर रहा हूं, उसका तो मुझे आइडिया रखना चाहिए कि नहीं। मैंने रखा ही नहीं यार, मम्मी पापा ने कुछ बोला ही नहीं तो मैं क्या रखूं। फिर मेरे को बोला अच्छा ऐसा ऐसा 14 फेब को कितना खर्चा हुआ? अरे पापा मम्मी सच्ची बोलता हूँ 14 फेब को तो मैंने 500 रुपए का बुक्स लिया। अच्छा बुक्स लिया 500 रुपए का, हमारे को उल्लू बना रहे हो। अरे नहीं नहीं पापा सच्ची में। और ऐसे करते करते मैंने उनको बोला पापा मेरा तो यार फेब्रुवरी में टोटल 1600 रुपीज का खर्चा हो गया, 1600 का खर्चा हो गया। तो पापा बोले पर मैंने तो तेरे को 1500 ही दिया था, 1600 का कैसे खर्चा हुआ? अरे पापा थोड़ा बहुत जैन में बचा था वो भी मैंने इधर यूज कर लिया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे प्यार से बिठा के समझाया कि देख बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को जितना खर्चा करना है कर, बट एटलीस्ट कहाँ पे खर्चा हो रहा है यार वो तो तेरे को पता होना चाहिए ना, कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है। बोलो हाँ या ना, सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहे मेरे मम्मी पापा? मैं बोला हाँ आप बराबर बोल रहे हो कि मेरे को है ना लिखना चाहिए था कि कितना खर्चा हो रहा है, मैंने तो लिखा ही नहीं कि कितना खर्चा हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। फिर उन्होंने नेक्स्ट मंथ में मुझे वापस से बुलाया तो मैंने कितना खर्चा डेली हुआ है वो लिखा,
बट बताया ही नहीं कि कौन सा खर्चा कहाँ पे हुआ। मतलब मैंने लिखा कि भाई फर्स्ट फेब को 100 रुपीज का हुआ, सेकंड फेब को 200 का, थर्ड फेब को 400 का, फिफ्थ फेब को 700 का। तो ऐसे मेरा खर्चा रोज कितना हुआ है वो मैंने लिखा, बट कौन सा खर्चा कहाँ पे हुआ है वो कौन लिख के देगा? सर वो तो मैं लिखना ही भूल गया। हाँ, तो फिर कैसे चलेगा? तो मम्मी पापा ने मुझे फिर समझाना चालू किया। उन्होंने बोला कि देख, तेरे को सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला कि तू अमाउंट को रिकॉर्ड करना चालू कर। हाँ, मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने रिकॉर्ड किया है कौन से दिन पे मेरा कौन सा खर्चा हुआ है। बेटा तूने रिकॉर्ड किया है, बट तू इसको क्लासिफाई कर सकता है क्या कि कितना खर्चा कहाँ पे हुआ है? मैं बोला नहीं, मैंने रिकॉर्ड तो किया है बट मुझे ध्यान नहीं है। फर्स्ट डे का ध्यान है, ट्रैवलिंग में मेरा हुआ रहेगा 50 रुपया, ईटिंग में 20 रुपया, मिसलेनियस 30 रुपीज, ऐसे करके मेरे को ध्यान है। बट एग्जैक्ट कितना खर्चा हुआ है, पापा पापा मम्मी मम्मी मुझे याद नहीं आ रहा है मेरा एग्जैक्ट कब कब किसके लिए कितना खर्चा हुआ है। सेकेंड पॉइंट मम्मी पापा ने समझाया मुझे कि देख बेटा, सबसे पहला तो तेरे को हम बोले थे कि तेरे को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है, और हम लोग ने देखा कि तूने सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया है। क्या सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया है कि भाई कितने क्या क्या मेरे खर्चे हुए। बट इस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के साथ बेटा क्यों ना तू इस तेरे खर्चे को साथ साथ में क्लासिफाई भी करते जाए। मैंने पूछा क्लासिफाई ये क्या होता है मम्मी मम्मी पापा पापा, मुझे नहीं पता क्लासिफिकेशन का मतलब। अरे बेटा क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मतलब कितना खर्चा अपना ईटिंग में हुआ है, कितना ट्रैवलिंग में, कितना बुक्स में, कितना वैलेंटाइन में, कितना रोजेस में, हमको भी तो पता चले। मैं बोला हाँ बात तो सही है आपका। सो क्यों ना